हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर ऑनलाइन सेशन। मैं आपका होस्ट एडवोकेट सीपी शर्मा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 को। हमारे देश का कानून कहता है कि जन्म से ही कोई व्यक्ति अपराधी नहीं होता, बल्कि समय, काल और परिस्थितियाँ किसी व्यक्ति को अपराध करने के लिए मजबूर कर देती हैं और वह व्यक्ति ना चाहते हुए भी अपराध कर बैठता है। ऐसी दशा में कोर्ट भी ऐसे किसी व्यक्ति को एक बार प्रोबेशन का लाभ देता है और उसे समाज में अच्छा नागरिक बनने का अवसर देता है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि प्रोबेशन को सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 360 में डिफ़ाइन किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 21 वर्ष या 21 वर्ष से कम है, या कोई महिला जिसने मृत्यु दंड से कारित कोई अपराध नहीं किया, या फिर उसने आजीवन कारावास से कारित कोई अपराध नहीं किया, तो उस दशा में कोर्ट जो है इन्हें प्रोबेशन का लाभ दे सकता है और प्रोबेशन पर छोड़ सकता है। इस कंडीशन में उन्हें कोर्ट में एक बॉन्ड भरना होता है और कुछ सिक्योरिटी जमा कराकर या बिना किसी सिक्योरिटी के भी उन्हें छोड़ा जा सकता है। उसके अलावा सीआरपीसी के सेक्शन 360 में ये भी प्रोविज़न है कि यदि कोई अपराध जिसमें 2 वर्ष या उससे कम की सज़ा का प्रोविज़न है, तो ऐसे कौन कौन से अपराध होते हैं। जैसे आईपीसी के सेक्शन नंबर हम पढ़ेंगे 379 में, 380 में, 381 में, 404 में एंड 420 के अपराध जो होते हैं उसमें 2 वर्ष या उससे कम की सज़ा का प्रोविज़न होता है। तो इस दशा में उन्हें भी प्रोबेशन पर छोड़ा जा सकता है। और उसके अलावा यदि कोई ऐसा केस जिसमें 2000 रुपये या उससे कम के कोई केस है, तो उस दशा में भी ऐसे अक्यूज्ड या ऑफेंडर को कोर्ट प्रोबेशन पर छोड़ सकती है। जब भी मजिस्ट्रेट के सामने कोई भी अपराधी आता है, तो मजिस्ट्रेट उसका बुद्धि विवेक, उसका हर चीज़ को देखती है और उस आधार पर उसे प्रोबेशन का बेनिफिट दे सकती है। जब भी कोर्ट में कोई भी केस ट्रायल के लिए आता है, तो उस दशा में कोर्ट में मजिस्ट्रेट क्या करेगा, अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि यहाँ पर जो अपराधी है उसकी मनोदशा अपराध करने की नहीं थी और गलती से उसने कोई अपराध कर दिया है, तो उस दशा में कोर्ट अगर चाहे तो ऐसे किसी अपराधी को एक्विट कर सकता है और यहाँ पर उसको एक्विटल का लाभ दे दिया जाएगा। अब यदि किसी अक्यूज्ड को एक्विटल कर दिया, तो उस दशा में ना तो प्रोबेशन एक्ट अप्लाई होगा और ना ही यहाँ पर सीआरपीसी का सेक्शन नंबर 360 अप्लाई होगा। तो अपराधी को यदि एक्विट कर दिया जाता है, यानी कि दोष सिद्ध नहीं होता, तो उसे दोष मुक्त कर दिया जाएगा। अब अगर एक बार दोष मुक्त कर दिया, तो उस दशा में ना तो सीआरपीसी अप्लाई होगा और ना ही प्रोबेशन एक्ट अप्लाई होगा। लेकिन उसके दूसरी ओर अगर उसको एक्विट नहीं किया जाता और यहाँ पर उसको कन्विक्ट कर दिया जाता है, यानी कि कन्विक्शन कर दिया, दोष सिद्ध हो गया, तो दोष सिद्ध होने के बाद में मजिस्ट्रेट चाहे तो उसको पनिशमेंट का भी सेंटेंस सुना सकता है, यानी कि उसको पनिशमेंट दे सकता है, इम्प्रिजमेंट दे सकता है। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट चाहे तो मजिस्ट्रेट उसे जो है पनिशमेंट देने से पहले यहाँ उसे प्रोबेशन का बेनिफिट दे सकता है। तो प्रोबेशन जो होगा वो हमेशा पनिशमेंट से पहले दिया जाएगा। अगर कभी किसी अपराधी ने कोई भी प्री कन्विक्शन नहीं किया है, तो उस दशा में उसे एक बार प्रोबेशन एक्ट में सेक्शन 3 और सेक्शन 4 का लाभ जरूर दिया जाएगा और ऐसे अपराधी को पनिशमेंट देने से पहले प्रोबेशन पर छोड़ा जा सकता है। तो यहाँ अभी हम लोगों ने देखा कि प्रोबेशन एक्ट में प्रोबेशन का क्या प्रोविज़न है। अब यहाँ अगर कन्विक्शन दिया गया है, तो कन्विक्शन से पहले अगर मजिस्ट्रेट चाहे तो किसी अपराधी को एडमोनिश से भी छोड़ सकता है, यानी कि उसको एडमोनिशन भी दिया जा सकता है। तो एडमोनिशन जो होगा वो हमेशा कन्विक्शन से पहले होता है, यानी कि एडमोनिशमेंट हमेशा कन्विक्शन से पहले होगा।
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आखिर एडमोनिशन का मतलब क्या होता है। एडमोनिशन का मतलब होता है कि अगर मजिस्ट्रेट चाहे तो किसी भी अक्यूज़्ड या ऑफेंडर को डांट फटकार करके इसको छोड़ा जा सकता है। आपने ज़रूर सुना होगा मूवीज़ वगैरह में कि अभी तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर आगे से तुमने कोई अपराध किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ज़रूर सज़ा दूंगा, तो आगे ध्यान रखना, अपराध मत करना। तो एडमोनिशन का मतलब होता है वार्निंग या चेतावनी देकर किसी भी अक्यूज़्ड को छोड़ देना। तो कन्विक्शन से पहले हमेशा एडमोनिशन दिया जा सकता है। अब अगर एडमोनिशन दे दिया तो फिर कन्विक्शन का कोई अर्थ नहीं होगा। तो ये है यहाँ पे प्रोविज़न के कुछ प्रोविज़न्स। तो आगे देखते हैं हम लोग कि इसमें और कैसे कैसे एक्ट अप्लाई होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसे इन्फोर्स किया गया राजस्थान में 1 अक्टूबर 1962 को। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसे ज़रूर ध्यान में रखेंगे। प्रोबेशन क्या होता है? प्रोबेशन का अर्थ होता है रिलीज़ ऑफ ऑफेंडर्स, यानी कि किसी भी ऑफेंडर या अक्यूज्ड को रिलीज़ कर देना प्रोबेशन पे या फिर एडमोनिशन पे, उसे रिलीज़ कर देना, उसको छोड़ देना, इसे हम प्रोबेशन कहते हैं। और प्रोबेशन एक्ट को जो का त्यों सीआरपीसी के सेक्शन 360 से अडॉप्ट किया गया है। तो यहाँ पर जो इसकी कोडिंग हम आगे पढ़ेंगे वो बिल्कुल वही है जो सीआरपीसी के सेक्शन 360 में है। देखिए, हम यहाँ देखते हैं कि अगर कन्विक्शन हो गया है तो कन्विक्शन के बाद में, यानी कि दोष सिद्धि के बाद में प्रोबेशन का लाभ दिया जा सकता है। यानी कि मजिस्ट्रेट चाहे तो मजिस्ट्रेट यहाँ पर पनिशमेंट देने से पहले, यानी कि मजिस्ट्रेट क्या करेगा, पनिशमेंट नहीं देगा। अब अगर पनिशमेंट नहीं दिया तो यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट भी जो है वो नहीं दिया जाएगा। तो यदि पनिशमेंट नहीं दिया और इम्प्रिजमेंट नहीं हुआ है तो उससे पहले प्रोबेशन का बेनिफिट दिया जा सकता है। तो यदि प्रोबेशन का बेनिफिट दे दिया तो उस दशा में पनिशमेंट नहीं होगा। और ये कब होगा? कन्विक्शन के बाद में, यानी कि कन्विक्शन के बाद में ही प्रोबेशन जो है वो अप्लाई होता है। कन्विक्शन के बाद में कभी एडमोनिशन अप्लाई नहीं होता। अब अगर कन्विक्शन देने से पहले कन्विक्शन देना बाकी है तो मजिस्ट्रेट को लगता है कि यहाँ पर जो अक्यूज्ड या ऑफेंडर है वो कन्विक्ट हो सकता है, तो उस दशा में कन्विक्शन से पहले अगर मजिस्ट्रेट चाहे तो किसी भी ऑफेंडर को एडमोनिशन का बेनिफिट दे सकता है और डांट फटकार करके उसे वार्निंग देकर उसे छोड़ा जा सकता है। तो उस दशा में हम देखेंगे कि पनिशमेंट नहीं होगा। लेकिन पनिशमेंट से पहले, यानी कि कन्विक्शन हो गया और अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि अब यहाँ पर पनिशमेंट अगर दिया जाएगा तो इस व्यक्ति का जीवन बर्बाद हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर इसे कोई भी अपराध का ज्ञान नहीं था और यहाँ पर इसका जो नेचर था वो भी अपराध करने का नहीं था और अपराधी का कैरेक्टर भी बिल्कुल ठीक है, प्री कन्विक्शन नहीं हुआ है और इसे कभी भी सेक्शन 3 और 4 का बेनिफिट नहीं दिया गया है। तो उस दशा में मजिस्ट्रेट अगर चाहे तो प्रोबेशन का बेनिफिट जो है वो दे सकता है। तो प्रोबेशन का बेनिफिट हमेशा पनिशमेंट से पहले दिया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब भी मजिस्ट्रेट के सामने कोई केस ट्रायल के लिए आता है तो मजिस्ट्रेट सबसे पहले देखेगा कि ट्रायल जो है में या तो एफआईआर केस होगा या फिर कंप्लेन केस होगा। अब यदि एफआईआर केस होता है तो एफआईआर को हम पढ़ेंगे सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 154 में। सीआरपीसी का सेक्शन 154 कहता है कि जब भी कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की दशा में पुलिस में एफआईआर दर्ज होती है। अब एफआईआर दर्ज होने के बाद में पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन को चालू करती है, स्टार्ट करती है, एविडेंसेस को कलेक्ट करती है और यहाँ पर अपनी एक पुलिस रिपोर्ट तैयार करती है और पुलिस रिपोर्ट तैयार करके अपनी एक पुलिस रिपोर्ट के आधार पर अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तैयार करती है और अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करती है। अब मजिस्ट्रेट पुलिस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट या पुलिस की चार्जशीट के आधार पर डिसाइड करता है या कॉग्निजेंस लेता है और उस कॉग्निजेंस पर उसे लगता है कि केस आगे चलाना है तो फिर वो केस को आगे चलाता है। लेकिन यदि अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की दशा में सीआरपीसी का
सेक्शन 155 अप्लाई होता है और यहाँ पर पुलिस में NCR यानी कि नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट दर्ज होती है। तो आपको याद रखना है कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा तो FIR होगी, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा तो CRPC का सेक्शन 155 अप्लाई होगा और NCR दर्ज होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कंप्लेन केस। कंप्लेन को हम पढ़ेंगे CRPC के सेक्शन नंबर 2 के D में। तो यहाँ जब भी पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेन होती है तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा FIR और कंप्लेन में और डिफरेंसेस को देख लेते हैं। देखिए, कंप्लेन हमेशा कोर्ट में फाइल होती है जबकि FIR हमेशा रजिस्टर्ड होती है। FIR हमेशा पुलिस स्टेशन में होगी जबकि कंप्लेन हमेशा मजिस्ट्रेट के सामने कोर्ट में होती है। FIR में CRPC का सेक्शन 154 अप्लाई होता है, लेकिन कंप्लेन में CRPC का सेक्शन 2D अप्लाई होता है। FIR कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए होती है जबकि कंप्लेन कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल दोनों ही ऑफेंसेस में हो सकती है। अब देखिए, जब मजिस्ट्रेट के सामने कोई भी कंप्लेन केस आता है तो मजिस्ट्रेट उस कंप्लेन के आधार पर अपनी इन्वेस्टिगेशन करता है। अब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मजिस्ट्रेट क्या करेगा, मजिस्ट्रेट पुलिस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को मंगाता है। अब यदि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन नहीं की है तो मजिस्ट्रेट यहाँ पर पुलिस को ऑर्डर दे सकता है कि पुलिस जाकर सेक्शन 156 के सब सेक्शन 3 में अपनी इन्वेस्टिगेशन को पूरा करे। और यहाँ पर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन को पूरा करती है जब मजिस्ट्रेट उन्हें ऑर्डर देता है। लेकिन अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि अक्यूज्ड को वारंट जारी करना चाहिए तो यहाँ पर CRPC के सेक्शन 93 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट चाहे तो यहाँ पर वारंट भी जारी कर सकता है। अब जब कंप्लेन केस में मजिस्ट्रेट के सामने कोई भी कंप्लेन आती है तो मजिस्ट्रेट अपना कॉग्निजेंस लेता है। उस दशा में यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि यहाँ पर किसी भी कंप्लेन केस में कोई ग्राउंड नहीं है तो यहाँ CRPC के सेक्शन नंबर 203 में वो किसी भी केस को डिस्पोज कर सकता है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे डिस्पोजल ऑफ कंप्लेन को, कि मजिस्ट्रेट चाहे तो किसी भी कंप्लेन का डिस्पोजल कर सकता है, खारिज कर सकता है परिवाद को CRPC के सेक्शन 203 में। लेकिन यदि मजिस्ट्रेट को लगता है कि यहाँ पर कंप्लेन वास्तव में बिल्कुल ठीक है तो उस आधार पर मजिस्ट्रेट चाहे तो CRPC के सेक्शन 204 में ट्रायल कर सकता है और यहाँ पे प्रोसीडिंग जो है उसको आगे बढ़ा सकता है। अब जब भी कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने कोई केस ट्रायल के लिए आता है तो जब भी ट्रायल होती है तो कोई भी केस जो होता है वो क्वांटम ऑफ सेंटेंस पे ही डिसाइड हो जाता है। जैसा आप लोगों ने बाबा राम रहीम के केस में देखा था कि जब बाबा राम रहीम का केस कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने आया था तो वहाँ पर क्वांटम ऑफ सेंटेंस पर ही मजिस्ट्रेट ने जजमेंट दे दिया। अब जब मजिस्ट्रेट या तो किसी भी केस में जजमेंट जब देगा तो या तो यहाँ पे प्रोबेशन दे सकता है या फिर उसको एडमोनिश कर सकता है या फिर अगर मजिस्ट्रेट चाहे तो किसी भी अक्यूज्ड को पनिशमेंट दे सकता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार से कोर्ट में जो है वो ट्रायल होती है। अब यदि ट्रायल हो गई तो उसके बाद में अगर मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है और मजिस्ट्रेट को लगता है कि अगर मैंने पनिशमेंट दिया तो पनिशमेंट देने के बाद में जो ऑफेंडर या अक्यूज्ड है उसका जीवन खराब हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर उसकी आयु और अपराध जो था वो बिल्कुल ऐसा नहीं था कि इसको सज़ा दी जाए, तो उस दशा में मजिस्ट्रेट उसे एक्विटल भी कर सकता है। अब यदि किसी ऑफेंडर को एक्विट कर दिया तो एक्विट करने के बाद में ना तो प्रोबेशन एक्ट अप्लाई होगा और ना ही CRPC का सेक्शन 360 अप्लाई होगा। तो यहाँ पर एक्विटल करना या ना करना मजिस्ट्रेट के कॉग्निजेंस पर डिपेंड करता है। जब भी कोई भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने आती है तो मजिस्ट्रेट यहाँ पर जो ऑफेंडर या अक्यूज्ड होता है उसकी आयु, अपराध का नेचर या फिर अपराधी का कैरेक्टर देखता है, उसकी आयु को देखता है, और यदि उसने कोई प्री कन्विक्शन नहीं किया है, पहले कोई अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, तो उस दशा में ऐसे किसी अपराधी को एक्विट किया जा सकता है।
अब हम यहाँ देखेंगे कि अगर कन्विक्शन दे दिया, यानी कि मजिस्ट्रेट ने देखा कि दोष सिद्ध हो चुका है, यानी कि जो भी एविडेंस आए थे वो सभी एविडेंसेस उस अक्यूज्ड के खिलाफ थे, तो उस दशा में मजिस्ट्रेट अगर चाहे तो उसे प्रोबेशन का लाभ दे सकता है। अब यदि प्रोबेशन एक्ट अप्लाई कर दिया, प्रोबेशन दे दिया, तो सीआरपीसी का सेक्शन 360 अप्लाई नहीं होगा, और यदि सीआरपीसी का सेक्शन 360 अप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे प्रोबेशन का बेनिफिट जो है वो नहीं मिलेगा। देखिए, एक्विटल ऑन कन्विक्शन को हम लोग पढ़ेंगे सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 239 में, सीआरपीसी के सेक्शन 245, सीआरपीसी के सेक्शन 248 में एंड सीआरपीसी के सेक्शन 255 में हम इन्हें पढ़ेंगे। तो सीआरपीसी का सेक्शन 235, सीआरपीसी का सेक्शन 248, सीआरपीसी का सेक्शन 255 एक्विटल एंड कन्विक्शन को बताता है कि मजिस्ट्रेट चाहे तो एक्विट कर सकता है, और यदि मजिस्ट्रेट को लगता है तो यहाँ पे कन्विक्शन किया जा सकता है। आइए हम स्टार्ट करते हैं आगे। यहाँ हमारे सामने है सेक्शन नंबर 1। सेक्शन नंबर 1 कहता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमिटमेंट। देखिए, शॉर्ट टाइटल में हम पढ़ेंगे कि प्रोबेशन एक्ट को जो टाइटल दिया गया है वो दिया गया है प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958, ये इसका नाम है, और इसी नाम से, इसी टाइटल से हम इसको पढ़ते हैं। इसका जो एक्सटेंट है वो पूरे इंडिया में है, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के, यानी कि पूरे भारतवर्ष में प्रोबेशन एक्ट अप्लाई होता है। इसका कमेंसमेंट हुआ था राजस्थान में 1 अक्टूबर 1962 को, यानी कि इस तिथि को ये राजस्थान में अप्लाई हुआ था। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशंस का सेक्शन है। कई बार आप लोगों के जुडिशरी एग्ज़ाम में डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि सेक्शन 1 क्या है, सेक्शन 2 क्या है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप ध्यान रखिएगा कि यदि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो आप उसे गलत नहीं करें, उसे समझें कि सेक्शन 2 में क्या है, सेक्शन 3 में क्या है, सेक्शन 4 में क्या है। तो यहाँ पढ़ेंगे सेक्शन 2। सेक्शन 2 है डेफिनेशंस का। सेक्शन 2 के ए में है कोड, यानी इसमें वही कोड लिए गए हैं जो सीआरपीसी के सेक्शन 360 में है, तो डायरेक्ट इसका कोडिंग वहाँ से है। अब हम पढ़ेंगे प्रोबेशन ऑफिसर्स क्या होता है। तो देखिए, प्रोबेशन ऑफिसर्स को हम पढ़ेंगे सेक्शन 13 में। सेक्शन 13 में हम पढ़ते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर्स, कि प्रोबेशन ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो करता है। तो यहाँ हम देखेंगे सेक्शन 13 में प्रोबेशन ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट, एंड सेक्शन 14 में हम पढ़ेंगे प्रोबेशन ऑफिसर्स की ड्यूटीज़, यानी कि जो प्रोबेशन ऑफिसर्स है वो एक प्रकार का गवर्नमेंट सर्वेंट है जिसका काम पब्लिक की सर्विस करना होता है। उसके अलावा प्रोबेशन ऑफिसर एक एडवाइजरी बॉडी है। ये जब कोई भी ऑफेंडर या कोई भी अक्यूज्ड मजिस्ट्रेट के सामने उसका केस आता है तो यहाँ पर प्रोबेशन ऑफिसर्स किसी भी अक्यूज्ड को एडवाइस दे सकता है कि वो बेल दे दे या फिर उसे प्रोबेशन का बेनिफिट दिया जा सकता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, इसमें सी में है प्रेस्क्राइब किया गया है। इसमें जितने भी रूल्स वगैरह हैं वो उस एक्ट में अप्लाई किए गए हैं। एंड हम लोग पढ़ेंगे डी में वर्ड एंड एक्सप्रेशन जो है वो इसके सीआरपीसी के हैं। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो प्रोबेशन एक्ट है इसमें एग्ज़ाम में एक बार प्रश्न पूछा गया था इसमें कितने चैप्टर्स हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा इसमें कोई भी चैप्टर नहीं है। जी हाँ, केवल एकमात्र यही एक ऐसा एक्ट है जिसमें कोई भी चैप्टर्स नहीं है। इसमें जो है केवल और केवल सेक्शंस हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए एग्ज़ाम में कि इसमें टोटल सेक्शंस कितने हैं, तो आप याद करिएगा इसमें टोटल सेक्शन 19 दिए गए हैं। एग्ज़ाम में कई बार डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि प्रोबेशन एक्ट में टोटल सेक्शंस कितने हैं, तो आपको याद रखना होगा कि इसमें टोटल सेक्शंस 19 हैं लेकिन इसमें कोई भी चैप्टर नहीं है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेक्शन 3। सेक्शन 3 कहता है पावर ऑफ कोर्ट टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर्स आफ्टर एडमोनिशन, यानी कि एडमोनिशन के बाद में कि कोर्ट की क्या क्या पावर्स होती हैं। तो जब भी कोई अपराध होता है तो मजिस्ट्रेट सबसे पहले देखता है कि जो क्राइम है उसका नेचर क्या है और क्राइम जो है उसमें आईपीसी का कौन सा सेक्शन अप्लाई होता है। तो यदि आईपीसी के सेक्शन 379 अप्लाई होगा, 380 अप्लाई होगा, 381 अप्लाई होगा, 404 अप्लाई होगा
या 420 अप्लाई होता है, तो उस दशा में मजिस्ट्रेट इन ऑफेंसेस को पैटी ऑफेंस मानता है और ये ऑफेंस थेफ्ट के या फॉर्जरी के ऑफेंसेस हैं। उस दशा में मजिस्ट्रेट अगर चाहे तो किसी भी अपराधी को प्रोबेशन का बेनिफिट दे सकता है और उसे प्रोबेशन पे छोड़ सकता है। अब यहाँ हम देखेंगे सेकंड कंडीशन है कि यदि कोई भी इम्प्रीजमेंट ऐसा है जिसमें 2 वर्ष या उससे कम की सज़ा का प्रावधान है या फिर कोई फ़ाइन दिया जा सकता है या दोनों ही है, तो उस दशा में भी प्रोबेशन का बेनिफिट दिया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कोई भी मजिस्ट्रेट क्या करेगा, सर्कमस्टांसेस देखेगा, यानी कि परिस्थितियों को देखेगा कि वहाँ पे परिस्थितियाँ किस प्रकार की थी, यानी ऑफेंडर का नेचर देखेगा, ऑफेंस का नेचर देखेगा। ऑफेंस के नेचर से यहाँ केवल इतना ही मतलब है कि यदि आपको याद होगा एक फ़िल्म थी आवारा, उस फिल्म में राज कपूर जी जो थे वो 50 दिन से भूखे थे, यानी कि 50 दिन से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। और वो 50 दिन के भूखा राज कपूर क्या करता है, भागता है और एक बेकरी की दुकान से कुछ पाव या कुछ खाने का सामान जो है वो चुरा लेता है। जब राज कपूर मजिस्ट्रेट के सामने कोर्ट में आता है तो मजिस्ट्रेट उसे कहता है कि तुमने क्या अपराध किया। तो राज कपूर कहता है कि साहब मैं तो 50 दिन से भूखा था और मैंने 50 दिन से कुछ भी नहीं खाया था, मैंने तो केवल अपनी भूख मिटाने के लिए, अपनी उदर की ओर शांत करने के लिए केवल ये रोटी का कुछ टुकड़ा चुराया है, कुछ खाना चुराया है, आप बताएं क्या ये मेरा अपराध है। तो मजिस्ट्रेट क्या करता है, उसे छोड़ देता है। तो यहाँ उसके अलावा कैरेक्टर ऑफ ऑफेंडर भी देखा जाता है कि यदि जो ऑफेंडर है उसका कैरेक्टर अपराध करने का नहीं था, उसकी उम्र 21 वर्ष या उससे कम थी, उसका कैरेक्टर बहुत ही मासूमियत भरा था, यानी कि उसने कभी कोई प्री कन्विक्शन नहीं किया था, तो उस दशा में भी मजिस्ट्रेट उसे प्रोबेशन का लाभ दे सकता है। तो यहाँ हम देखेंगे फोर्थ पर है नो प्रीवियस कन्विक्शन, यानी कि अगर कोई पहले कन्विक्शन नहीं दिया है तो भी उसे छोड़ा जा सकता है। और अगर एक बार सेक्शन 3 और 4 का बेनिफिट नहीं दिया है तो मजिस्ट्रेट किसी भी ऑफेंडर को उसके अपराध को देखकर एक बार उसे सेक्शन 3 और 4 का बेनिफिट जो है वो ज़रूर देगा और उसे जो है प्रोबेशन पे छोड़ेगा। अब अगर एक बार सेक्शन 3 और 4 का बेनिफिट दे दिया है तो उसके बाद में दोबारा प्रोबेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो प्रोबेशन का बेनिफिट केवल एक बार मिलेगा, बार बार नहीं मिलेगा। अब हमारे सामने एक छोटा सा प्रश्न उठता है कि क्या क्या बेनिफिट ऐसे हैं जो कि प्रीवियस कन्विक्शन के केस में अलाउ नहीं है। यानी कि यदि मान लीजिए किसी भी ऑफेंडर ने कोई पहले दोष सिद्ध कर हो चुका है उसके ऊपर, उस दशा में ना तो प्रोबेशन का लाभ मिलेगा, यानी कि प्रीवियस कन्विक्शन हो जाने के बाद में प्रोबेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ना ही एडमोनिशन का बेनिफिट मिलेगा, यानी कि अब कोर्ट उसे वार्निंग देके नहीं छोड़ेगा, अब तो उसे पनिशमेंट देना ही पड़ेगा। और हम लोग यहाँ देखते हैं प्री बार्गेनिंग, यानी कि प्री बार्गेनिंग का भी यहाँ पे बेनिफिट नहीं मिलेगा, यानी कि आपस में किसी भी तरह से एडजस्टमेंट का भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो हमारा सही आंसर होगा ऑल, यानी कि सभी कथन बिल्कुल सही हैं। अगर प्रीवियस कन्विक्शन हो चुका है तो सेक्शन 3 और सेक्शन 4 का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ना तो प्रोबेशन का बेनिफिट मिलेगा, ना कन्विक्शन का बेनिफिट मिलेगा और ना ही प्री बार्गेनिंग का बेनिफिट मिलता है। तो ये एग्ज़ाम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जुडिशरी एग्ज़ाम से पूछा जा चुका है, आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए आगे पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ हम लोग देखते हैं केस, हमारे सामने 2 केसेस हैं। केस नंबर 1 कहता है अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। अब इस केस में जब ये देखा गया कि कोई भी पैटी ऑफेंस था, तो पैटी ऑफेंस की कंडीशन में यहाँ पर कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने उसे सेक्शन 3 का बेनिफिट दिया और सेक्शन 3 का बेनिफिट देकर उसे एडमोनिश पर छोड़ दिया गया। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस। उसके अलावा एक और केस है राम प्रकाश वर्सेस हिमाचल प्रदेश। तो ये केस, इस केस में ये जब मजिस्ट्रेट के सामने जब एक्यूज़ड आया तो एक्यूज़ ने अपील की कि साहब मुझे तो सेक्शन 3 और 4 का बेनिफिट नहीं मिला, तो एक बार तो मुझे जो है पनिशमेंट मत दीजिए और एक बार तो मुझे कम से कम सेक्शन 3 और 4 का बेनिफिट दीजिए, आगे अगर मैं अपराध करता हूँ तो फिर आप मुझे सज़ा सुना सकते हैं।
तो मजिस्ट्रेट ने यहाँ पर देखा मजिस्ट्रेट ने यहाँ पर सब कुछ कंसिडर किया और उसके बाद में सेक्शन 3 और 4 का बेनिफिट देकर उस ऑफेंडर को छोड़ दिया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 4 कहता है पावर ऑफ कोर्ट टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर्स ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई भी ऑफेंडर जिसका कंडक्ट बहुत ही अच्छा है तो उस दशा में वो जो है उसे प्रोबेशन पर छोड़ सकता है। यानी कि यहाँ पर हम देखेंगे बेनिफिट ऑफ सेक्शन 4 और इसमें अपन पढ़ेंगे फर्स्ट कंडीशन कहती है कि अगर कोई भी ऑफेंस पनिशेबल ऑफेंस नहीं है, यानी कि जिसमें डेथ पनिशमेंट, तो डेथ पनिशमेंट को हम पढ़ेंगे सेक्शन 302, तो 302 का कोई ऑफेंस नहीं है, या फिर लाइफ इम्प्रीजमेंट का ऑफेंस नहीं है। अब लाइफ इम्प्रीजमेंट की आईपीसी में 3 कंडीशन दी गई है, या तो किसी को टिल डेथ यानी कि मृत्यु तक जो है उसको इम्प्रीजमेंट दिया जाए, तो ये हम पढ़ेंगे सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 53 में, या फिर 14 ईयर का जेल यानी कि 14 साल तक की जेल जो है उसका प्रोविज़न है, तो ये हम पढ़ेंगे आईपीसी के सेक्शन नंबर 55 में। और हम लोग पढ़ेंगे 20 ईयर्स का जेल जो है इसको हम पढ़ेंगे आईपीसी के सेक्शन नंबर 57 में। तो आईपीसी का सेक्शन 53, आईपीसी का सेक्शन 55, आईपीसी का सेक्शन 57 लाइफ इम्प्रीजमेंट का सेक्शन है। तो यहाँ हमने देखा कि लाइफ इम्प्रीजमेंट 3 प्रकार से दे सकते हैं, या तो जीवन भर के लिए, या 14 वर्ष के लिए, या 20 वर्ष के लिए। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर, तो इसे हम आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सर्कमस्टांसेस यानी कि परिस्थितियाँ क्या थी। जब भी मजिस्ट्रेट के सामने कोई भी केस आता है तो मजिस्ट्रेट उस ऑफेंडर के सर्कमस्टांसेस को देखता है कि यहाँ पर उसने अपराध जो किया था तो उस अपराध में क्या परिस्थितियाँ थी। तो यहाँ पर वो देखेगा ऑफेंस का नेचर क्या है। अगर ऑफेंस का नेचर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अपराध किया जाए या उसको सज़ा दी जाए, तो उस दशा में उसको वो छोड़ सकता है। या फिर अगर देखा जाता है कि करेक्टर ऑफ ऑफेंडर्स, कि ऑफेंडर का करेक्टर बिल्कुल ऐसा नहीं था अपराध करने का, तो यहाँ पर उसे छोड़ा जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे यदि किसी अपराधी को कोर्ट प्रोबेशन पर छोड़ता है तो उसे एक बॉन्ड भरवाएगा, और बॉन्ड के साथ में अगर सिक्योरिटीज़ चाहे तो वो सिक्योरिटीज़ भी जमा करा सकता है, या बिना सिक्योरिटी के भी उसको छोड़ सकता है। तो यहाँ पर जैसे आपने कई बार पढ़ा होगा कि अब तुम्हें हर सोमवार को, हर महीने के पहले सोमवार को कोर्ट में आकर पुलिस स्टेशन में आना पड़ेगा और अपनी हाज़िरी देनी पड़ेगी। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर श्योरिटीज़ का भी प्रोविज़न है। और यहाँ पर हम देखेंगे कन्विक्शन के बाद भी उसको छोड़ा जा सकता है। और यदि कुछ ऐसे अपराध हैं जिसमें आईपीसी का सेक्शन 106 और आईपीसी का सेक्शन सीआरपीसी का सेक्शन 106 और सीआरपीसी का सेक्शन 110 अप्लाई होता है, तो उसमें अगर 3 साल से ज़्यादा की सज़ा के अपराध नहीं हैं तो उस दशा में भी यहाँ प्रोबेशन पर छोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्शन नंबर 4 का 2 कहता है रिपोर्ट ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर्स, यानी कि कोई भी प्रोबेशन ऑफिसर क्या करेगा, अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत करेगा, प्रेजेंट करेगा। सेक्शन 4.3 कहता है सुपरविज़न पावर। सुपरविज़न पावर यानी कि 1 साल तक कोई भी ऑफेंडर जो होगा उसे अगर मजिस्ट्रेट चाहे तो मजिस्ट्रेट आदेश दे सकता है कि वो 1 साल तक अपना शहर छोड़ के नहीं जाएगा या अपनी कंट्री छोड़ के नहीं जाएगा, और उसे हर महीने की इस तारीख को पुलिस स्टेशन में जाकर हाज़िरी देनी पड़ेगी। तो इसे हम पढ़ेंगे सेक्शन 4 का 3। नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शन 4 के 4 में है बॉन्ड फॉर रिलीज़, यानी कि किसी भी ऑफेंडर को रिलीज़ करने से पहले कोर्ट में एक बॉन्ड भरना होगा, या फिर वो सिक्योरिटी जमा करा के या बिना किसी सिक्योरिटी के भी कोर्ट उसे चाहे तो छोड़ सकती है। सेक्शन 4 का 5 कहता है कि प्रोवाइड 1 कॉपी ऑफ द सुपरविज़न ऑफ द ऑफेंडर, यानी कि एक जो केस होता है, तो जब कोई भी ऑफेंडर को मजिस्ट्रेट प्रोबेशन पे छोड़ेगा तो उसमें उसकी एक जो कॉपी होगी उसकी एक कॉपी तो मजिस्ट्रेट साइन करके अपने पास रखेगा, और एक कॉपी जो होगी वो ऑफेंडर को ज़रूर दी जाएगी। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 5। सेक्शन नंबर 5 कहता है रिलीज़ ऑफेंडर्स टू पे कंपनसेशन एंड कॉस्ट,
यानी कि जब किसी भी ऑफेंडर को आप रिलीज़ कर रहे हैं तो रिलीज़ ऐसे थोड़ी ना करेंगे, अरे भाई जो आपने नुकसान किया है उस नुकसान का कंपनसेशन तो जमा कराओ, कोर्ट की फ़ीस वगैरह तो डिपॉजिट कराओ, कोर्ट आपके लिए फालतू थोड़ी ना बैठा है। तो सेक्शन 5 कहता है कि किसी भी ऑफेंडर को रिलीज़ किया जाएगा, लेकिन कब? जब वह कंपनसेशन या कोर्ट फीस जो है वो डिपॉजिट कराता है। तो हम पढ़ेंगे सेक्शन 5 के फर्स्ट में, कोर्ट डायरेक्ट करेगा टू रिलीज़ ऑफेंडर्स, किसी भी ऑफेंडर को रिलीज़ करने के लिए सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में यदि वो कोई भी रीज़नेबल कंपनसेशन जमा कराता है या उसने अगर कोई भी लॉस या इंजरी करी है तो वो उसको जमा कराता है, तो उस दशा में उसे प्रोबेशन पे छोड़ सकते हैं। या फिर कोई भी रीज़नेबल कॉस्ट जो है, यानी कि जो भी खर्चा हुआ है कोर्ट का वो सभी डिपॉजिट कराता है, तो उस रीज़नेबल कॉस्ट पर भी प्रोबेशन का लाभ दिया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्शन 5 का 2 कहता है रिकवरी ऑफ कंपनसेशन, यानी कि अब जो कंपनसेशन उसको दिया जाना है, तो यानी कि जो कंपनसेशन अगर वो नहीं देता तो कंपनसेशन की रिकवरी की जा सकती है फ़ाइन के रूप में। ये हम लोग पढ़ते हैं, पहले हम लोगों ने पढ़ा था जब CRPC का 1898 चलती थी तो हम लोग पढ़ते थे इसको सेक्शन 386 और 387 में, लेकिन अब जो नई CRPC आई है हमारी 1973 की, उसमें हम इसको पढ़ते हैं सेक्शन 421 में और सेक्शन 422 में। कंपनसेशन का जो मैटर होता है वो हमेशा सिविल मैटर होता है, यानी कि कंपनसेशन का कभी भी क्रिमिनल मैटर नहीं होता। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अब हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 6। सेक्शन नंबर 6 कहता है रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्प्रीजमेंट ऑफ ऑफेंडर्स अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज। अगर कोई भी ऑफेंडर जिसकी उम्र 21 वर्ष या उससे कम है, या कोई भी जुवेनाइल है जिसकी उम्र 18 वर्ष या 18 वर्ष से कम है, तो यहाँ पर उसे इम्प्रीजमेंट नहीं दिया जा सकता, उसे जो है जेल में नहीं भेज सकते। तो यहाँ पर ऐसा जो अपराधी होता है उसे हम बोलते हैं जुवेनाइल बोलते हैं, और यहाँ पर जुवेनाइल एक्ट जो है वो अप्लाई होता है, JJ एक्ट अप्लाई होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ऐसे किसी भी अपराधी को ना तो लाइफ इम्प्रीजमेंट दिया जा सकता है, ना ही उसे डेथ पनिशमेंट दिया जा सकता है। और यहाँ एक प्रोबेशन ऑफिसर जो होगा वो अपनी एक रिपोर्ट जो है वो मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करता है, और मजिस्ट्रेट के सामने अपनी रिपोर्ट को में बताएगा कि यहाँ पर जो अपराधी है उसकी उम्र अपराध करने की नहीं है और ये जो है बाल अपचारी है। तो उस दशा में कोर्ट जो है वो क्या करेगा, उसे इम्प्रीजमेंट की सज़ा नहीं सुनाएगा बल्कि उसे प्रोबेशन पे छोड़ सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शन नंबर 7 कहता है रिपोर्ट ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर्स टू बी कॉन्फिडेंशियल, यानी कि जो प्रोबेशन ऑफिसर्स की जो रिपोर्ट होती है वो हमेशा कॉन्फिडेंशियल यानी कि सीक्रेट होती है। कैसे? देखिए मजिस्ट्रेट के सामने जब कोई भी एक्यूज्ड या ऑफेंडर आता है तो उस दशा में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के आधार पर मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है, लेकिन जो भी प्रोबेशन ऑफिसर्स होगा वो प्रोबेशन ऑफिसर क्या करेगा, जो एक्यूज्ड है या जो ऑफेंडर है उसकी सभी एविडेंसेस को कलेक्ट करेगा और अपनी एक रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत करेगा। जब ये रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने जाएगी तो मजिस्ट्रेट इस रिपोर्ट के आधार पर कॉग्निजेंस लेगा। तो यहाँ हम पढ़ेंगे इसको इसको हम पढ़ेंगे सेक्शन 4 के 2 में और हम पढ़ेंगे सेक्शन 6 के 2 में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शन नंबर 8। सेक्शन नंबर 8 है हमारा वेरिएशन ऑफ कंडीशंस ऑफ प्रोबेशंस, यानी कि जो प्रोबेशंस हैं उसकी क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। तो यहाँ हमारे सामने है सेक्शन 8 में ए है एप्लीकेशन ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर्स। सेक्शन 4 यानी कि जो प्रोबेशन ऑफिसर्स हैं वो क्या करेगा, अपनी एक एप्लीकेशन जो है प्रस्तुत करेगा। उस एप्लीकेशन के आधार पर मजिस्ट्रेट किसी भी ऑफेंडर को प्रोबेशन पे छोड़ सकता है। यहाँ पर सेक्शन 4 का प्रोविज़न अप्लाई होता है, यानी कि प्रोबेशन देने के लिए हमेशा प्रोबेशन ऑफिसर जो होता है वो एक अर्जी जो है वो दायर करता है मजिस्ट्रेट के सामने, और मजिस्ट्रेट उसकी एप्लीकेशन के आधार पर उसे कॉग्निजेंस लेते हुए प्रोबेशन का बेनिफिट दे सकता है। और यदि कोई भी ऐसा अपराध जिसमें 3 साल से ज़्यादा की सज़ा का प्रोविज़न नहीं है, उस दशा में भी कॉग्निजेंस लिया जा सकता है और प्रोबेशन पर उसे छोड़ सकता है।
नेक्स्ट हम देखते हैं कि रिक्वायर्स न्यू बॉन्ड्स, यानी कि अगर कोई भी बॉन्ड पहले से दे दिए हैं तो यहाँ पे नए बॉन्ड की भी आवश्यकता पड़ती है। तो ये हम पढ़ेंगे सेक्शन 8 में। फिर हम देखेंगे सेक्शन 3C में है डिस्चार्ज द बॉन्ड ऑफ ऑफेंडर्स, यानी कि जो ऑफेंडर्स हैं उसके बॉन्ड को डिस्चार्ज किया जाए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 9। सेक्शन नंबर 9 कहता है प्रोसीजर इन केस ऑफ ऑफेंडर्स फेलिंग टू ऑब्जर्व कंडीशंस ऑफ बॉन्ड। यदि कोई भी ऑफेंडर जो मजिस्ट्रेट के सामने आता है और मजिस्ट्रेट किसी भी ऑफेंडर को जब प्रोबेशन का बेनिफिट देता है तो उस दशा में कि जो प्रोसीजर होगा वो उस प्रोसीजिंग की दिशा में, अगर मान लीजिए कोई भी ऑफेंडर है वो बॉन्ड भरने की दिशा में नहीं है, यानी कि बॉन्ड में जो राशि है या जो कंपनसेशन है या जो कॉस्ट है वो नहीं दे पाता, इवन वो बॉन्ड भी नहीं भर पाता है, तो उस दशा में क्या होगा? उस दशा में हम देखेंगे सेक्शन 9 का फर्स्ट है कि अगर ऑफेंडर फेल हो जाता है तो कोर्ट क्या करेगा? इशू करेगा। क्या इशू करेगा? वारंट इशू कर सकता है। तो जब वारंट इशू किया जाएगा तो यहाँ पर उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा यदि उसने कोई भी सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं कराई है। तो आप ध्यान में रखेंगे इसको, प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा कि यदि जब भी सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं कराई जाती है तो सिक्योरिटी डिपॉजिट ना कराने की दिशा में किसी भी ऑफेंडर को या अक्यूज्ड को मजिस्ट्रेट जो है चाहे तो अरेस्ट करा सकता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर सम्मन दिया गया है तो सम्मन जो है या तो ऑफेंडर को दिया जाएगा या फिर श्योरिटी को दिया जाएगा। तो उस दशा में वो जो है कोर्ट में आएंगे और मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें 9 का सेकंड है फॉर ग्रांटिंग द बेल फ्रॉम कस्टडी, यानी कि जब बेल जो है वो दी जा रही है तो कस्टडी में अगर बेल जो है उसको ग्रांट कर लिया तो उस दशा में जो ऑफेंडर होगा वो अपीयर होगा, यानी कि ऑफेंडर को क्या देना पड़ेगा? या तो वो श्योरिटी देगा या वो बिना श्योरिटी दिए भी उसको छोड़ा जा सकता है। अब श्योरिटी देना या ना देना ये हमेशा मजिस्ट्रेट के कॉग्निजेंस पर निर्भर करता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 9 के 3 में इफ़ ऑफेंडर फेल्स टू प्रेजेंट बेल, अगर ऑफेंडर बेल देने में भी सक्षम नहीं है, यानी कि मजिस्ट्रेट ने कहा कि भाई बेल दे दो, अब यहाँ पर बेल देने में भी वो कैपेबल नहीं है ऑफेंडर, तो उस दशा में क्या होगा? मजिस्ट्रेट जो है उसको ओरिजिनल ऑफेंस का जो सेंटेंस है वो सुनाएगा, यानी कि अब तो सज़ा होगी ही। और यदि पेनल्टी नॉट एक्सीडिंग 50 रुपीज़, और अगर मजिस्ट्रेट कहता है कि चलो तुम एक काम करो 50 रुपये की पेनल्टी ही जमा करा दो, और मजिस्ट्रेट कहता है, लेकिन यदि ऑफेंडर कहता है कि साहब मेरे पास तो 50 रुपये भी नहीं है, उस दशा में मजिस्ट्रेट क्या करेगा? ऐसे ऑफेंडर को सज़ा सुनाएगा। लेकिन अगर पहली बार कोई भी अपराधी फेल हो जाता है तो यहाँ पर 50 रुपये की पेनल्टी का प्रोविज़न दिया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्शन 9 के 4 में है अगर पेनल्टी जो है वो सब सेक्शन 3 में पेड नहीं होती है तो उस दशा में कोर्ट क्या करेगा? सेंटेंस सुनाएगा, यानी कि जजमेंट सुनाएगा। जजमेंट किसका सुनाएगा? ओरिजिनल ऑफेंस है उसका जजमेंट सुनाएगा। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 10। सेक्शन नंबर 10 कहता है प्रोविज़न एज टू श्योरिटीज़, यानी कि श्योरिटी के क्या क्या प्रोविज़न दिए गए हैं। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं न्यू सेक्शंस ऑफ सीआरपीसी के जो नए सेक्शंस हैं वो इसमें दिए गए हैं, जैसे सेक्शन 121, 122, 123, 124, 446 एंड 446 का ए पार्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्शन 11। सेक्शन 11 कहता है पावर ऑफ कोर्ट इन अपीयर एंड रिवीजन, यानी कि जो कोर्ट की जो पावर होती है अपीयर करने की या फिर रिवीजन करने की वो क्या होती है। तो देखिए यहाँ पे हम देखेंगे सेक्शन 11 का फर्स्ट कहता है कि जब कोई भी एक्यूज्ड जो है कोर्ट के सामने आता है, तो जब कोई भी एक्यूज्ड कोर्ट के सामने आया तो उस दशा में क्या होगा? उस दशा में अगर मजिस्ट्रेट चाहे तो मजिस्ट्रेट प्रोबेशन का बेनिफिट दे सकता है। अब मजिस्ट्रेट ने अगर अक्यूज़्ड को प्रोबेशन का बेनिफिट दे दिया तो विक्टिम कहेगा अजी साहब आपने इसको तो छोड़ दिया, अब मेरा क्या होगा? मुझे जो मेरा नुकसान हुआ है उसके पैसे तो दिलाओ, कुछ कंपनसेशन तो दिलाओ। तो उस दशा में क्या होगा कि जो अक्यूज़्ड होगा वो उन लॉसेस को के लिए विक्टिम जो है क्या होगा? विक्टिम जो है उन लॉसेस के लिए अपील करेगा ऐसे ऑर्डर के लिए। तो विक्टिम जो है वो क्या करेगा? सेटिस्फाइड नहीं होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर अक्यूज्ड को
सेक्शन 3 और सेक्शन 4 का बेनिफिट नहीं दिया और मजिस्ट्रेट ने डायरेक्ट उसको पनिशमेंट दे दिया, तो उस दशा में जो अक्यूज्ड होगा वो मजिस्ट्रेट के सामने जाएगा और कहेगा कि मजिस्ट्रेट साहब ने एक बार तो मुझे मौका दो समाज में अच्छा नागरिक बनने का, तो आप मुझे सेक्शन 3 और 4 का बेनिफिट नहीं मिला है। तो यहाँ पर अपील में कौन जाएगा? अपील में जाएगा अक्यूज्ड जाएगा। अब अगर अक्यूज्ड अपील में जाता है, यानी कि मजिस्ट्रेट ने अगर अक्यूज्ड को सज़ा सुना दी, तो सेटिस्फाइड कौन होगा? विक्टिम, यानी कि जो पीड़ित है वो सेटिस्फाइड होगा, क्योंकि पीड़ित को न्याय मिल गया। लेकिन न्याय किसको नहीं मिला? न्याय नहीं मिला अक्यूज्ड को। तो जिसको न्याय नहीं मिला वो क्या करेगा? वो अपील में जाएगा। तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि कब तो अपील में जाएंगे और कब यहाँ पर कंप्लेन करेंगे। Court empowered to try and sentence the imprisonment when the case comes on appeal or in revision। कोर्ट जो होता है उसके पास में पावर होती है कि वो या तो इम्प्रीजमेंट दे दे या फिर उसको प्रोबेशन पे छोड़ दे। ये कब होगा? कि जब कोई भी केस जो होता है वो अपील में आता है या रिवीजन में आता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब कोई भी मैटर अपील में आता है तो फिर क्या होगा? उसको रिवीजन दिया जाएगा। अपील को हम पढ़ेंगे CRPC के चैप्टर नंबर 29 में और रिवीजन को हम पढ़ेंगे CRPC के चैप्टर नंबर 30 में। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें 11 का सेकंड कहता है कि जब फॉर एन ऑर्डर, कि जब कोई भी ऑर्डर होगा जो कि सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के अंतर्गत होता है, तो अपील जो होगी वो सबसे पहले कहाँ पर होती है? फॉर्मर कोर्ट में होगी या फिर सेशन कोर्ट में होती है। यानी कि अपील हमेशा लोअर कोर्ट में होती है और उसके बाद में अपील जो होगी वो जाएगी अपर कोर्ट में जाएगी और फिर जाएगी हाई कोर्ट में जाएगी। तो इस प्रकार से अपील हमेशा लोअर टू हायर चलती है। सेक्शन 11 के 3 में हम पढ़ेंगे ऑफेंडर्स ऑफ अंडर 21 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि ऐसे अपराधी जिनकी उम्र 21 वर्ष से कम है। तो ऐसे अपराधियों की दिशा में सेक्शन 3 और सेक्शन 4 जो है वो डिफ़ाइन करता है कि या तो इम्प्रिजमेंट दिया जाएगा बेनिफिट के बिना ऑफ प्रोविशन, यानी कि प्रोविशन के बेनिफिट के बिना उनको क्या मिलेगा? इम्प्रिजमेंट दिया जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं नो अपील बट रिवीजन अप्लाई, यानी कि कोई भी अपील नहीं होती है लेकिन रिवीजन अप्लाई होता है। तो रिवीजन का मतलब क्या होता है? रिवीजन को हम यहाँ पर देखते हैं कि कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट जो है यहाँ किसी भी केसेस में रिकॉर्ड मंगाएगा और यहाँ पर किसी भी केसेस में एग्जामिनेशन करेगा और एग्जामिनेशन के आधार पर क्या करेगा? अपना डिसीजन सुनाएगा। अब हम पढ़ते हैं कि जब भी रिवीजन होती है तो रिवीजन हमेशा क्या होगी? डिपेंड करेगी। जब भी रिवीजन होगी तो रिवीजन हमेशा डिपेंड करती है। तो यहाँ पर डिपेंड करेगी क्विड सियो मोटो के प्रोविज़न पर। क्विड सियो मोटो का मतलब होता है कि इक्वल टू ऑल, यानी कि जो भी लॉ है वो सभी के लिए इक्वल है। प्रोबेशन का बेनिफिट इंडिया में कहीं पर भी कोई व्यक्ति हो सबको मिलना चाहिए। और हम पढ़ेंगे ऑन रिपोर्ट ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर्स, यानी कि जो प्रोबेशन ऑफिसर है उसकी रिपोर्ट के आधार पर भी। फिर हम पढ़ेंगे ऑन एप्लीकेशन ऑफ अक्यूज, यानी कि जो अक्यूज्ड है उसकी एप्लीकेशन के आधार पर भी रिवीजन दिया जा सकता है। क्रिमिनल मैटर जब होता है उसमें रिव्यू नहीं होता। क्रिमिनल मैटर में केवल रिवीजन होती है और अपील होती है, लेकिन जो सिविल मैटर होते हैं उसमें रिव्यू लिया जा सकता है। 11 के 4 में हम पढ़ते हैं कि जो अपीलेट कोर्ट होता है या जो हाई कोर्ट होता है तो उसमें उसके पास में जब पावर नहीं होती कोर्ट के द्वारा, तो जिसमें कि जो ऑफेंडर है वो क्या पाया गया? गिल्टी पाया गया। तो उस दशा में क्या होता है कि जो सिविल मैटर होता है, तो सिविल मैटर की दशा में जो अक्यूज्ड होता है, अक्यूज्ड को कोर्ट कहता है कि भाई चलो तुम सेट असाइड कर लो। तो सेट असाइड जो होगा वो कब होगा? जब सेक्शन 3 और 4 के ऑर्डर दे दिए तो उस दशा में क्या होगा कि सिविल मैटर में को कोर्ट सेट असाइड कर लिया जाएगा। सेट असाइड का मतलब हो गया एडजस्ट कर लेना। तो ये जो है दी गई है पावर ऑफ रिवीजन में। अब हम पढ़ेंगे कि मजिस्ट्रेट जो है वो किस प्रकार से पनिशमेंट देते हैं और क्या क्या पेनल्टी जो है वो दी जा सकती है। तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि जो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होता है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को 3 वर्ष से की जेल का प्रोविज़न है कि 3 साल तक पनिशमेंट सुना सकता है या फिर 10,000 रुपये की पेनल्टी का प्रोविज़न है। अगर सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट है तो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट 1 ईयर की सज़ा सुना सकता है एंड 5,000 रुपीज़ उसकी पेनल्टी है। और यदि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है तो वो 7 साल की सज़ा सुना सकता है
और पेनल्टी का अभी तक कोई यहाँ पे प्रोविज़न नहीं है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे सेक्शन नंबर 12। सेक्शन नंबर 12 कहता है रिमूवल ऑफ डिसक्वालिफिकेशन अटैचिंग टू कन्विक्शन, यानी कि कन्विक्शंस के लिए जो भी अटैच डिसक्वालिफिकेशन है उसको रिमूव कर दिया जाना, डिसक्वालिफिकेशन को रिमूव कर दिया जाना। तो देखिए, ऑफेंडर सच शैल नॉट सफ़र डिसक्वालिफिकेशन, ऑफेंडर को डिसक्वालीफाई नहीं किया जाएगा अगर वो कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब कर रहा है या फिर वो सेक्शन 3 और सेक्शन 4 का बेनिफिट ले रहा है। तो उस दशा में क्या होगा, ऑफेंडर को जो है वो छोड़ा नहीं, शैल नॉट बी सफ़र डिसक्वालिफिकेशन, वो डिसक्वालिफिकेशन को सफ़र नहीं करेगा। फिर हम देखते हैं बट ऑफेंडर काउंट गिल्टी, यदि ऑफेंडर को गिल्टी फाउंड कर लिया जाता है अंडर सेक्शन 9 में, सेक्शन 9 में अगर ऑफेंडर को गिल्टी पाया गया तो उस दशा में क्या होगा कि सेक्शन 4 जो है उसके कंडीशंस जो है वो फुलफिल होने के लिए अप्लाई होंगे, जो कि फेल्स हो जाते हैं। और ये बिल्कुल JJ एक्ट यानी कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है सेक्शन 24 की तरह एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्शन नंबर 14। सेक्शन नंबर 14 है हमारा प्रोबेशन ऑफिसर्स। प्रोबेशन ऑफिसर्स का मतलब क्या होता है कि प्रोबेशन ऑफिसर्स का बेनिफिट अपॉइंटमेंट देखेंगे कि प्रोबेशन ऑफिसर का अपॉइंटमेंट यहाँ पे किस प्रकार से होता है। तो देखिए, प्रोबेशन ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट होता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, अपनी स्टेट में प्रोबेशन ऑफिसर्स को अपॉइंट करती है। फिर हम देखते हैं बाय ए रिकॉग्नाइज सोसाइटी बाय द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अगर कोई भी रिकॉग्नाइज सोसाइटी है वो क्या करेगी, प्रोबेशन ऑफिसर्स को अपॉइंट करेगी। और फिर हम पढ़ते हैं बाय द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के ओपिनियन के आधार पर भी प्रोबेशन ऑफिसर्स का सिलेक्शन किया जा सकता है। सेक्शन 13 के सेकंड में लिखा है द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है वो अपॉइंट करेगा किसी भी प्रोबेशन ऑफिसर्स को। देखिए, जो कलेक्टर होता है ना, जो कलेक्टर अगर कोई भी सिविल या क्रिमिनल मैटर को देखता है तो उस कंडीशन में उस कलेक्टर को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या DM कहा जाएगा। लेकिन यदि कलेक्टर केवल अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी को ही परफॉर्म करता है तो इस दशा में जो कलेक्टर होगा उसे केवल और केवल कलेक्टर ही कहा जाएगा, उसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं कहा जाएगा। तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेशन कोर्ट में जब सिविल मैटर होगा तो उस दशा में सिविल मैटर को कौन देखेगा, डिस्ट्रिक्ट जज जो है वो देखेगा, यानी कि DJ जो है वो देखेगा। लेकिन अब अगर डिस्ट्रिक्ट जज के सामने कोई भी क्रिमिनल मैटर होता है तो क्रिमिनल मैटर की सुनवाई कहाँ पे होगी, सेशन कोर्ट में होगी। तो ये भी हमें ध्यान रखना है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए आगे समझते हैं। सेक्शन 14। सेक्शन 14 कहता है ड्यूटीज़ ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर्स, यानी कि प्रोबेशन ऑफिसर्स की ड्यूटीज़ क्या क्या हैं। अब अगर आपको देखें तो बहुत ही सिली ड्यूटीज़ दी गई हैं प्रोबेशन ऑफिसर्स की, जैसे इंक्वायर द होम, यानी कि भाई घर की के चारों ओर क्या करो, घर के चारों ओर चौकसी करो, घर के चारों ओर जो ऑफेंडर है या जो अक्यूज़ड है उसके घर के चारों ओर की इंक्वायरी करो, देखो यहाँ पे कोई एविडेंस तो नहीं मिलते, और अपनी जो रिपोर्ट है वो कोर्ट में जाके प्रस्तुत करो। या फिर अगर कोई भी ऑफेंडर है या कोई भी अक्यूज़ड है, अब अगर कोर्ट ने उसे सज़ा सुना दी और सज़ा सुनाने के बाद में वो जो है उसको पनिशमेंट दे दिया, उस दशा में क्या होगा कि जो उसके लिए एम्प्लॉयमेंट है कि वो क्या काम करेगा, क्योंकि जब वो जेल में रहेगा तो जेल में उसे जो है फ्री में तो खाना खिलाएंगे नहीं, उससे कुछ काम करवाया जाएगा। तो यहाँ पे उससे क्या काम कराया जाए, तो उसके लिए जो है प्रोबेशन ऑफिसर जो है उसकी ड्यूटी होगी कि वो किसी भी ऑफेंडर जो है उसके लिए सुटेबल एम्प्लॉयमेंट को सर्च करे। फिर हम देखते हैं एडवाइज एंड असिस्ट ऑफेंडर्स इन द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन और कॉस्ट, यानी कि कंपनसेशन और कॉस्ट क्या दिया जाएगा उसके लिए ऑफेंडर को असिस्ट करे या एडवाइस दे। यानी कि जो प्रोबेशन ऑफिसर होता है वो एक प्रकार का कंसल्टेशन का काम करता है, यानी प्रोबेशन ऑफिसर एक प्रकार की एडवाइजरी बॉडी है। तो ये क्या करेगा कि जो ऑफेंडर के पास में जाएगा और ऑफेंडर के पास में जाकर बोलेगा कि भाई तुम्हें छोड़ा तो जा सकता है लेकिन तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जो कंपनसेशन है वो जमा कराना पड़ेगा,
तुम्हारी वजह से जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई तुम्हें करनी पड़ेगी, या जो कोर्ट की फ़ीस वगैरह है या जो सिक्योरिटी वगैरह है वो तुम्हें जमा करानी पड़ेगी, ये जो खर्चे हैं ये तुम्हें करने पड़ेंगे। उसके बाद ही कोर्ट तुम्हें प्रोबेशन पर छोड़ सकती है। तो ये एडवाइस और असिस्ट करने का काम किसका होता है? प्रोबेशन ऑफिसर का होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं एडवाइस एंड असिस्ट केस अंडर सेक्शन 4। जो भी सेक्शन 4 के अंतर्गत जो प्रोबेशन के प्रोविज़न जहाँ पे होते हैं उस दशा में एडवाइस और असिस्ट करने का पूरा काम किसका होगा? प्रोबेशन ऑफिसर्स का होता है। परफॉर्म एंड अदर प्रेस्क्राइब ड्यूटी, यानी कि जो प्रोबेशन ऑफिसर होता है वो अन्य प्रकार की ड्यूटियों को भी परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा सेक्शन नंबर 14। आइए आगे देखते हैं हम लोग सेक्शन 15। सेक्शन 15 कहता है प्रोबेशन ऑफिसर्स टू बी पब्लिक सर्वेंट, यानी कि जो प्रोबेशन ऑफिसर है वो एक प्रकार का पब्लिक सर्वेंट होता है। इसे हम पढ़ेंगे आईपीसी 1860 के सेक्शन 21 में। उसमें बताया गया है कि जो प्रोबेशन ऑफिसर होगा वो एक पब्लिक सर्वेंट होगा और वो उसका काम पब्लिक की ड्यूटी करना होगा और वो हमें कभी भी पब्लिक के अगेंस्ट जो है वो नहीं जाएगा। हर कोर्ट में एक प्रोबेशन ऑफिसर होता है। तो प्रोबेशन ऑफिसर क्या कर, प्रोबेशन ऑफिसर जो है वो लीगल एड जो है वो देने का काम भी किसका होता है? प्रोबेशन ऑफिसर का होता है। एवरी प्रोबेशन ऑफिसर, हर प्रोबेशन ऑफिसर पब्लिक सर्वेंट होता है जो कि क्रिमिनल मैटर को डील करता है। तो यहाँ हम लोगों ने पढ़ा सेक्शन नंबर 15। अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 16। सेक्शन नंबर 16 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। अगर कोई भी प्रोबेशन ऑफिसर गुड फेथ में आकर किसी भी अक्यूज्ड जिसके खिलाफ वारंट इशू किया गया है और उसको अरेस्ट करते समय अगर किसी भी प्रकार से कोई अपराध कर देता है, छीना झपटी कर देता है या उससे बल प्रयोग करना पड़ता है, उस दशा में यहाँ पर प्रोबेशन ऑफिसर के अगेंस्ट कोई भी केस, कोई भी सूट फाइल नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर जो प्रोबेशन ऑफिसर है उसने गुड फेथ में आके, यानी कि अच्छे फेथ में आके, गुड फेथ में आके उसने जो काम किया है, भले ही वो अपराध ही उसने कर दिया हो लेकिन वो अपराध में काउंट नहीं होगा। हम इसे पढ़ेंगे आईपीसी के सेक्शन नंबर 52 में एंड सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 132 में। और इसमें बताया गया है कि नो सूट ऑन अदर लीगल प्रोसीडिंग, कोई भी सूट या कोई भी कानूनी कार्रवाई जो है वो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं होगी या फिर किसी भी प्रोबेशन ऑफिसर के अगेंस्ट नहीं होगी कि जिसने अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करते हुए अगर कोई भी अपराध कर दिया है तो उस दशा में उसके खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं होगी, क्योंकि ये किस में मानी जाएगी? गुड फेथ में मानी जाएगी। तो ये हम लोगों ने पढ़ा सेक्शन नंबर 16। अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 17 कहता है पावर टू मेक रूल्स। यहाँ पर हमें बताया गया है बाय द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि एक ऑफिशियल गजिटी ऑफिशियल जारी करके, नोटिफिकेशन जारी करके कुछ पावर्स जो वो एप्लीकेबल हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं सेकंड में रूल्स फॉर ऑल और एनी ऑफ दीज मैटर फॉर प्रोबेशन ऑफिसर्स, यानी कि प्रोबेशन ऑफिसर्स को जो जो पावर दी जानी है उसे हम यहाँ देखेंगे और उसके अलावा जो भी रूल बनाए गए हैं उन रूल्स को हम यहाँ देखेंगे। सबसे पहला है अपॉइंटमेंट एंड देयर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस, यानी कि यहाँ पर सेक्शन 17 में प्रोबेशन ऑफिसर्स के अपॉइंटमेंट और उनकी जो टर्म्स को लेकर, उनकी कंडीशंस ऑफ सर्विसेज को लेकर लॉ बनाया गया है। फिर हम देखेंगे बी में ड्यूटीज़, यानी कि यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट की ड्यूटीज़ को मेंशन किया गया है कि पब्लिक सर्वेंट जो है वो क्रिमिनल मैटर में इंटरफेरेंस करेंगे, अपनी एडवाइस देंगे ऑफेंडर को और उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या क्या वो काम करेंगे। मजिस्ट्रेट को अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। मजिस्ट्रेट प्रोबेशन ऑफिसर्स के द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर कॉग्निजेंस लेगा। उसके अलावा मजिस्ट्रेट पुलिस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को भी एनालिसिस करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं सी में द कंडीशंस ऑन विच सोसाइटीज़ फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 13(1)(b), यानी कि अगर कोई भी सोसाइटीज़ में जाकर कोई भी काम हो रहा है तो उस दशा में जो सेक्शन 13(1)(b) में है सोसाइटी एक्ट है उसको भी देखा जाएगा। और डी में हम पढ़ेंगे पेमेंट एंड रेमुनरेशन एंड एक्सपेंसेस,
कि जो भी पेमेंट है या जो भी रेम्यूनरेशन दिया जाना है, जो भी खर्चा हुआ है, उसको भी यहाँ पर हम स्टडी करेंगे। फिर हम देखेंगे कि ऑल रूल्स रिकॉर्डेड टू प्रीवियस पब्लिकेशन, जो भी रूल्स बनाए गए हैं उन सभी रूल्स को रिकॉर्ड कर लिया जाएगा पब्लिकेशंस के लिए, और जो पहले भी अगर कोई रूल बने हैं उनको भी कंसिडर कर लिया जाएगा सेक्शन 17 में। हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 18 है हमारा सेविंग्स का सेक्शन। सेविंग्स का मतलब होता है कि कोई भी लॉ जो होता है और कोई भी और सेविंग्स का मतलब होता है कि यहाँ पर बचत नहीं है, बल्कि सेविंग का मतलब है कि यहाँ पर कोई भी लॉ या कोई भी प्रोविज़न जो है वो अप्लाई नहीं होता। तो सेविंग्स को हम कहाँ कहाँ पढ़ते हैं? सेविंग्स को हम पढ़ते हैं सेक्शन 13 ऑफ रिफॉर्मरी स्कूल एक्ट 1897 में। उसके अलावा हम पढ़ते हैं सेक्शन 5 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 में। हम पढ़ते हैं CRPC के सेक्शन नंबर 5 में। हम पढ़ते हैं CPC के सेक्शन नंबर 4 में। हम पढ़ते हैं CRPC के सेक्शन IPC के सेक्शन नंबर 5 में। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि सेक्शन नंबर 18 कहता है सेविंग्स के लिए, तो सेविंग्स का प्रोविज़न हम लोगों ने इस प्रकार से देखा। नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शन नंबर 19। सेक्शन नंबर 19 कहता है कि यदि सेक्शन 562 ऑफ कोड किसी भी एरिया में अप्लाई नहीं होता तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो यहाँ हम देखेंगे कि उस कंडीशन में 1898 शैल सीज टू अप्लाई दिस एक्ट, यानी कि 1898 का जो क्या करेगा इस एक्ट में उस एप्लीकेबल को सीज कर लेगा। तो ये प्रोविज़न हम लोगों ने देखा सेक्शन 19 में। तो इस प्रकार से हम लोगों ने प्रोविज़न एक्ट को देखा। प्रोविज़न ऑफ ऑफेंडर एक्ट में प्रोविज़न दिया गया है कि किसी भी अपराधी को प्रोबेशन का बेनिफिट दिया जा सकता है सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में। और एक रिव्यू हम देखते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने इसमें प्रोबेशन ऑफिसर्स की ड्यूटीज़ को पढ़ा, उनके अपॉइंटमेंट को पढ़ा, उनके क्या क्या लाइबिलिटीज़ है उनकी, उनको हम लोगों ने पढ़ा कि प्रोबेशन ऑफिसर्स एक कंसल्टिंग बॉडी है, एडवाइजरी बॉडी है। हम लोगों ने पढ़ा कि ट्रायल किस प्रकार से होगी। हम लोगों ने ये भी देखा कन्विक्शन एंड प्रोबेशन के बाद में क्या क्या दिया जा सकता है, कब कब प्रोबेशन होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट कहाँ कहाँ अप्लाई होगा, कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा। ये जम्मू कश्मीर को छोड़ के पूरे भारत में एप्लीकेबल होता है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है ये, और एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग भी इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हम फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।